चलिए बच्चों नमस्कार। आप सब ठीक होंगे, बहुत ठीक होंगे। चलिए आज फिर हम लोग क्लास 6 की ओर चलते हैं। क्लास 6 का हिंदी है जो आज पार्ट 8 को देखते हैं। पार्ट 8 का नाम है ऐसे ऐसे। इस कहानी में एक बच्चा था जो अब स्कूल जाने के डर से अपने माँ और पिताजी के पास एक ऐसे ऐसे दर्द की क्या की थी, बहाना बनाए थे, जिसे वो अपने पेट में ही बता रहा था कि मैं इधर ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था, दर्द के नाम नहीं बता पा रहे थे। चलिए इस कहानी को हम लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए एक बहुत बड़ी एकांकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का एक दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उससे पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। चलिए बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाही फूलदान सजाया है, 3 पहिया 3 पाँव वाला क्या है, फूलदान सजाया गया है, ठीक है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है और कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी है। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बना ले, ठीक है। छात्र संग्रह है कि जो बताया गया उसके आधार पर आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप सुनकर भी याद कर सकते हो। सबसे पहले एक बार सुन लेना और दूसरी बार इसको अच्छे से लिख भी लेना है, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं। माँ घबराना वास्तविक था। माँ का घबराना क्या था? वास्तविक था, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले घबराहट उनकी माँ को ही होती है। इसलिए माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, वह बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा रही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। चलिए ऐसे बहाने तो बहुत सारे हैं जो जिन्हें मास्टर जी सुनकर ही बता देते हैं कि बच्चे क्या 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 बहाना बता रहे हैं। चलिए सबसे पहला बहाना होता है पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का हम माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। माने बच्चे अपने हिसाब से तरह तरह के बहाने बनाते हैं जिन्हें मास्टर जी समझ ही जाते हैं कि बच्चे बहाने क्यों बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है? अनुमान और कल्पना से, ठीक है। चलिए स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? चलिए स्कूल के कामों से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच में पेट दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो किसी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुई होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहे हैं। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा करेगा। देखिए अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं, अगर कभी सच भी बोलोगे तो क्या होगा, आपकी मम्मी पापा उस बात को विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे से आग्रह है कि आपने कभी ऐसा क्वेश्चन न उठाए जिससे माँ बाप का विश्वास आपसे टूट जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पाठ में आए वाक्य लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है, यह बहुत कमजोर हो गया है, लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों को रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इस पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। चलिए इसको भी हम जानते हैं अच्छे से। इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है तुम्हें, तुम तो बहुत चालाक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते होंगे। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, उनका क्या हो, तबीयत खराब हो, तो हम उससे बातचीत कैसे करेंगे, क्या पूछेंगे? ठीक उसी प्रकार अगर आप मोहन से कुछ पूछने जा रहे हो क्योंकि उनका तो तबीयत खराब था, तो तबीयत के बारे में ही पूछेंगे। चलिए इसको आप अपने समाज में लिखना है। आगे लिख सकते हैं जैसे हम लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मोहन कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं पूछूंगा ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे? मोहन बोलेगा बस ऐसे ऐसे। मैं डॉक्टर को दिखाया, मोहन डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है,
खाने को। मैं क्या कहा उन्होंने? फिर मोहन बोलेगा उन्होंने कब्ज और बदहज नहीं बताया है। मैं बोलूंगा ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन बोलेगा हाँ हाँ याद है। वो तो धीरे धीरे बोलेगा क्योंकि उसे क्या करना है, पढ़ने जाना ही नहीं है। तो फिर मैं बोलूंगा अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन बोलेगा अच्छा भाई धन्यवाद। वो तो धीरे धीरे बोलेगा क्योंकि क्या उनका पेट में दर्द और बहाना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन सी नंबर याद रखने चाहिए? ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि संकट के समय कौन कौन सी नंबर याद रखनी चाहिए। हर बच्चे को 2-4 नंबर होते हैं जो संकट के समय में बहुत जरूरी होती है, उसे अच्छे से याद रख लेना चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेडियर और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। चलिए सबसे पहले तो हम लोग बच्चों बता दें कि हम लोगों को आपातकालीन नंबर वही संकट के समय हमें कुछ नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मैं बता रहे हैं, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सा के नंबर याद रखना जाना चाहिए। नंबर हमें हर हाल में याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो पुलिस का भी नंबर याद रखना चाहिए, फायर ब्रिगेड नंबर याद रखना चाहिए। अगर कहीं आग लग रहा है तो क्या करें, या कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है तो एम्बुलेंस का भी नंबर रख सकते हैं। चलिए पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं। सबसे पहले पुलिस का नंबर क्या होता है? 100। आप सबको पता होना चाहिए पुलिस का नंबर कितना होता है बच्चों? 100। और फायर ब्रिगेड का बच्चों नंबर होता है 101। फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाना। क्या काम होता है? आग बुझाना। और जो एम्बुलेंस की नंबर होता है 102, जो इमरजेंसी वाली गाड़ी होती है। चलिए यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देते हैं, यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम इनमें से नम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे और हमें उन्हें घर का पता बता देंगे। उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि हम आवश्यक दवा साथ ले आ सके। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन हाँ, मैं सिर हिलाता हूँ। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है, इसलिए इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता लिखो। चलिए ऐसे स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है, वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की बात जो व्याकरण से ली जाती है, बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। भाषा की बात जो क्वेश्चन होती है बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्या होगा, व्याकरण बहुत मजबूत हो जाएगा। कर है मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। चलिए इसे पढ़ा है। उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। उपयुक्त में से पहला वाक्य कहाँ से लिया गया है? एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य संबंध कार्य के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए शुभम, चलो इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना ही जरूरी है। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे, या हमें तो लगता है कि आप लोग बहुत ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी देखते हैं, पार्ट 9। पार्ट का नाम हुआ टिकट और एल्बम। टिकट और एल्बम ये भी एक कहानी है जिसमें रजप्पा के मामा जी ने क्या एक एल्बम भेजे हुए थे, उसमें बहुत सारी टिकटें रखे गए थे। चलिए उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो क्वेश्चन कहानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले कहानी से क्वेश्चन है। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? देखिए नागराजा ने एल्बम के ऊपर पे क्या लिखा था? अपना नाम ही लिखा था। हम लोग कहानी में पढ़े भी है। चलिए नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था ए एम नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उन अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा ऐसा इसलिए लिखा था ताकि इसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा मेरे पास हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों अच्छे से सुनते रहना, सुनने से भी आपको याद होगा। ठीक है, नहीं सुनोगे अच्छे से तो याद भी नहीं होगा। नागराजन के एल्बम के
हिट हो जाने के बाद रजप्पा के मन की दशा क्या हुई? अब नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद रजप्पा के मन की दशा क्या हुई? चलिए, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद रजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, मन चिढ़ने लगा उससे, और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एल्बम चुराते समय रजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? जब एल्बम चुरा रहा था तो रजप्पा की मानसिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए बच्चों, अच्छे से इसका आंसर सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। एल्बम चुराते समय रजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा होगा। उन्हें रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे कि रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। एल्बम चुराने के बाद रजप्पा के अंदर डर बना हुआ था। डर की वजह से वह अच्छे से खाने भी नहीं खाया और अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर हमेशा डर ही बना रहा था, क्या अगर उसे कोई देख ना ले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगूठी में क्यों डाल दिया? देखिए, रजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगूठी में क्यों डाल दिया, मैंने इसका जो एल्बम था धड़कते हुए आग की धाम में क्यों डाल दिया गया? चलिए, रजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने रजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब रजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो रजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगूठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले। इस डर से वह एल्बम को क्या किया था, अंगूठी में डाल दिया था कि पुलिस हमें तक पहुंच ना पाए। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं कहानी से आगे। कहां से है क्वेश्चन? कहानी से आगे। टिकट एल्बम में जो कहानी है, इस कहानी से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, जो आप इसे कहानी के माध्यम से भी जाने। चलिए, हम भी इसको कहानी के माध्यम से ही बताते हैं जो कहानी से आगे है। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजों भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखे। ऐसे लोग टिकट के अलावा भी पुराने जो सिक्के होते हैं उसे क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं। उसके अलावा भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग अपने पास रखते हैं। चलिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम लोग जानते हैं। टिकट और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती है। जो कोई अनमोल कला हो उसे जमा किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे जैसे देश के आधार पर ऐसे और आधार सोचकर लिखिए। चलिए, इसको और अच्छे से जानते हैं। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कई लोग चीजें इकट्ठे करते हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोच और अपने दोस्तों से इस बात पर बातचीत करें। चलिए, कह रहा है कई चीजें इकट्ठी करते हैं लोग, कई चीजें इकट्ठी करते हैं और निजी बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इनके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोचो और अपने दोस्तों के साथ इस पे बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए, चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है तब वह दुनिया के बाकी लोगों के पीछे छोड़ देते हैं। तब नाम गिनी बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्ध पाने की लालच में लोग इस तरह के काम करते हैं। अपने नाम को प्रसिद्ध दिलाने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं। और क्या करते हैं, जो पुराने चीजें होती हैं उसे अपने शौक के तरफ इकट्ठा करके और उसे अपना नाम को दर्ज करवाते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं, अनुमान और कल्पना है। क्वेश्चन कहाँ से मिला है हम लोग को? अनुमान और कल्पना से लिखना है। चलिए, रजप्पा एल्बम के जलाए जाने के बाद जानकर रजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं बता पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में
पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे? तो क्वेश्चन है कि रजरप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कहा पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? चलिए, अगर रजरप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहती तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझती और दोनों में शत्रुता हो जाता। नागराजन ने उससे लड़ सकता था, उसके माता पिता से डांट भी सुनवानी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और रजरप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, इसलिए उन्होंने एल्बम के बारे में रजरप्पा को नहीं बताया। रजरप्पा चलिए, कक्षा में बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे रजरप्पा और नागराजन के एल्बम के तर्क मात्र में क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। चलिए, कक्षा में बस एक रजरप्पा थी जिनके टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाते थे, लेकिन बाकी छात्र इनका परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफी परिश्रम और समय और रुपये खर्च भी करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरे के एल्बम को देखकर खुशी हो जाते थे। कक्षा में रजरप्पा ही ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं था। वे अधिक परिश्रमी नहीं करना चाहते थे और दूसरे की वस्तुएं देखकर ही खुश हो जाते थे। चलिए, क्वेश्चन है भाषा की बात हो जानते हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सुनिएगा। सुनने के बाद ही आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा। कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उसका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। जो इस कहानी में शब्द दिया गया उसे ढूंढकर क्या करना है, उसका अर्थ बताना है। जैसे खोजना, कहती है खोसना। आप लोग जानते हैं खोसना क्या होता है, जमघट क्या होता है, टटोलना क्या होता है, कूदना क्या होता है, हाँकना क्या होता है और गुआ क्या होता है। चलिए, इसी तरह इसका अलग अलग अर्थ है जो आपके बुक में भी शब्दार्थ के तौर पर दिया गया है। सबसे पहले क्या है, खोसना। खोसना का मतलब क्या होता है बेटा, फंसाना। ठीक है। जमघट का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। टाल मटोल का मतलब होता है बेटा, टटोलना का मतलब होता है खोजना। कूदना का मतलब होता है अपने आप गुस्सा आना। ठहाकना का मतलब है जोर से हंसना। यहाँ अगुआ का मतलब होता है आगे चलने वाला। पुचकारना का मतलब होता है प्यार से बुलाना। ठीक उसी तरह खलना का मतलब है बुरा लगना। ठीक उसी तरह होता है हेकरी। हेकरी मतलब होता है जबरदस्ती करना या अकड़ कर बोलना। तारीफी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। और इसको वाक्य में हम लोग को प्रयोग करना है। चलिए, सबसे पहले शब्द था खोसना। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। ठीक उसी प्रकार है जमघट। बंदर का खेल देखने के लिए बच्चे का जमघट लग गया था। ठीक उसी तरह है टटोलना। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिली। कूदना का मतलब है अपनी बुराई सुनकर वह कूदने लगा। ठीक इसी प्रकार चटुका सुनकर लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। अगुआ का मतलब होता है गांधी जी आजादी दिलाने वाले अगुआ थे। बच्चे को सोते देखकर मां ने उसे पुचकारा। खलना का मतलब होता है गुस्सा करना, खलना या बुरा लगना। मुझे परीक्षा देने में मेहनत का घर आना खलता था। हेकरी का मतलब होता है दो थप्पड़ पड़ते ही संजय की सारी हेकरी भूल गया। और तारीफ होता है प्रशंसा। नेहा के गुणों की सभी प्रशंसा करते हैं। या चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन है 2 नंबर देख लेते हैं। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं है। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं है का अर्थ देने वाले शब्दों को नकारात्मक विशेषण है को छांटकर लिखो। उनका उल्टी अर्थ देने वाले शब्द भी लिखना है। चलिए, सबसे पहले नकारात्मक विशेषण को जानते हैं और उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है, नकारात्मक हो गया घमंडी। घमंडी का उल्टा क्या होता है, स्वाभिमानी। क्या होता है, स्वाभिमानी होता है। ठीक है, इसी तरह अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो और बड़ी लंबी होती जा रही है। चलिए, हम कुछ इसको देख लेना सब अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन है सुना। क्वेश्चन क्या है, सुनना सुनाना। क्वेश्चन हम लोग को जो बात सुना होता है ना, सुनना से और सुनाना। चलिए, इसको अच्छे से देखते हैं। रजरप्पा और नागराजन की तरफ क्या तुम भी कोई शौक रखते हो, उससे जुड़े किस्से सुनाओ। अगर रजरप्पा और नागराजन की तरह आप भी कोई शौक रखते हैं तो उससे जुड़े कोई किस्से को सुनाना। बच्चे खुद आप अपने इस क्वेश्चन को खुद से भी लिख सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई आंसर को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने शौक के बारे में चर्चा किया गया है, जिस तरह नागराजन और रजरप्पा करते थे। चलिए, नागराजन और रजरप्पा की भांति मुझे भी सिक्के इकट्ठा करने का शौक है। पुराने सिक्कों को अधिक मूल्य देकर खरीद लेता हूँ। आज मेरे पास दुर्लभ सिक्के करीब 200 मेरे पास है। मैं यह इसलिए रखता हूँ ताकि सुरक्षित रहे और आने वाले अन्य बच्चे इसके बारे और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।
छात्र इस प्रकार के अनेक अनुभव कक्षा में सुना सकते हैं जो छात्र अपने हिसाब से, जैसे हर छात्र का अपना अपना एक अलग अनुभव होता है। जैसे कुछ छात्र अपने फोटो को भी रखते हैं पुराने पुराने, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे सिक्के को, जो पुराने युग के सिक्के होते हैं उससे भी संभाल के रखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। कुछ कहानियां सुखांत होती है और कुछ कहानियां दुखांत होती है। इस कहानी के अंत में तुम दुखांत मनोयोग या सुखांत बताओगे। बताया गया है जैसे कुछ कहानियां क्या होता है, सुखद होता है, और कुछ कहानियां कैसा होता है, दुखद होता है। इस कहानी के अंत में तुम दुखद मानोगे या सुखद मानोगे, इसको बताना है। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी इससे उत्तर दे सकते हैं बच्चों की आपको यह कहानी दुखद लगी है या सुखद लगी है। मेरी समझ से यह कहानी क्या है, दुखद लगी है, क्योंकि किसी के द्वारा बनाए गए एल्बम को किसी ने उसे चुरा कर क्या कर दिया, जला दिया था। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आपको जो लगे उसको अपने भाषा में लिख लेना है। कहानी में प्रायः आमतौर पर सुखद और दुखद 2 प्रकार की होती है। ऐसी कहानी जिनका अंत सुखद होता है वह सुखांत कहलाती है। जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से है वे दुखांत कहलाती है। इस कहानी का अंत रजापा को फुट कर रोने से होता है, अतः यह कहानी कैसा है, दुखांत मतलब दुखद है। ठीक है, आपको जैसा लगा हो आप खुद अपने हिसाब से भी इस कहानी को लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोगों को इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ। फिर हम लोग कल मिलेंगे। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी को फिर से देख रहे हैं। पाठ है क्या, तीन पाठ 10 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, पाठ का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में हम लोग को कहानी को अच्छे से पढ़ना है, जो एक कविता है। क्या है, कविता है। चलिए इसका कविता का आंसर और क्वेश्चन को जानते हैं। झांसी की रानी द्वारा की गई हिम्मत और वीरता का वो अपना प्रतीक दिया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 को बताया गया है, किंतु काल घाटी चुपके चुपके काली घाटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काली घाटी घिरने की बात क्यों कही गई है? चलिए इसको हम आंसर जानते हैं। पहले क्वेश्चन कौन कर रहा है, इस पंक्ति की किस घटना की ओर? पहले पंक्ति है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर ले गई है। ठीक है, दूसरा में काली घाटी है। राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घाटा घिरने की बात कही गई है। राजा के मरने के बाद क्या हुआ, रानी पर अंधकार छा गया और दुख का पहाड़ भी टूट पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बुढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बुढ़ा इसलिए कहा है कि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो उठी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि वह अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्थान हो गया था। अब उनमें हमेशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वह स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगी। इस कहानी में कवित्री देश के प्रति स्वतंत्रता दिलाने के लिए, लोगों में संघर्ष और शक्ति लाने के लिए यह बात बताई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसा अलग था। देखिए, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन में तुम्हारे बचपन से कैसा था। हमारे बचपन से उनका बचपन काफी अलग था, क्योंकि उनको बचपन में ही उनके नाना साहब उन्हें तीर कमान चलाना सिखाया था। चलिए उसको हम अच्छे से आपको बच्चों बताते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध कराना, बिहू की रचना कराना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल था। भवानी उसे कुल की देवी थी। झांसी को राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मी का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमसान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इन मायने में अलग थी कि वह हमारे सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपान जैसे हथियार थी। उनकी सहेली थी। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। हम वीडियो गेम, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं और राष्ट्रीय गीत भी
हमें याद है, लेकिन उन्हें झांसी की रानी की बचपन की खेल वो नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, सुन भी लीजिएगा और वीडियो रोककर देख भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास में कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजी। बताया गया है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजे, ठीक है। चलिए हम इसको अच्छे से बता रहे हैं, याद कर लेना। वीर महिला इन कहानी में कई पुरुष के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, इनका नाम पूरा नाम था, नाम धुंधी पतन था, दलहौजी, पेशावा, बाजीराव, तातो तोपे, अजीमुल्लाह, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट शिवाजी, ग्वालियर के महाराजा, सिंधिया, जनरल सिंह इरोज आदि महान पुरुषों के नाम आए हैं। चलिए अब क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। अनुमान और कल्पना से, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? किस माहौल की बात है? चलिए इसको अच्छे से जानते हैं बच्चों। यह कविता वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आजादी पाने के लिए ललायित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? इस पाठ के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? चलिए इसे जानते हैं। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी के लिए रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। देखिए क्योंकि झांसी में क्या की थी, झांसी की रानी के अंदर वीरता थी, साहस था, हिम्मत था, ताकत था, और कौशल थी, घुड़सवारी थी, तलवारबाजी थी। इस सारे गुण मर्दों वाले थे, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी भी कही है। चलिए खोजबीन, कुछ क्वेश्चन है खोजबीन से। चलिए खोजबीन से देखते हैं। बर्छी, कापन, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आज के हथियार के नाम पता करो। झांसी 1857 के विद्रोह के समय लक्ष्मी झांसी के युद्ध के जो हथियार थे और आज के हथियार में काफी अंतर है। आज के युद्ध के हथियार थे बंदूक, तोप, गोला, मिसाइल, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम आदि है, लेकिन उस जमाने में यह हथियार नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लक्ष्मीबाई के समय से ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उसका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। आजकल लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुमान में स्त्रियों की संख्या काफी कम है। इस संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। चलिए अब भाषा की बात जानते हैं। जो व्याकरण में क्वेश्चन होता है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पत्ता, नहाने की साबुन, मिल का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का के और की के 2 संज्ञा का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का के की और की का प्रयोग कहाँ कहाँ क्यों हो रहा है। चलिए बच्चों इसको हम अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर हम लोग अच्छे से जानते हैं। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। का प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ हुआ है। चलिए दूसरा है मिट्टी का घरौदा। घरौदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौदे का संबंध मिट्टी से बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मिट्टी का जो बर्तन बनता है उसके लिए किया गया है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इससे पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, जैसे रेशम के बच्चे, रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग होता है। बनारस के आम, आम पुल्लिंग है एवं बहुवचन शब्द है, अतः उसके पहले के प्रयुक्त होता है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है। झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगता है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगता है। चलिए इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 3 आज समाप्त हुआ। चलिए बच्चों इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और सारे क्वेश्चन को एक एक करके बता भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़कर याद कर सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों नमस्कार, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग क्लास 11 कर रहे हैं। क्लास 6 है जो हिंदी है, बसंत हिंदी, चैप्टर 11 की ओर चलती है, ठीक है। पार्ट 11 है, पार्ट का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखकर भी नहीं देखते। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इसका एक देखते हैं, जो देखकर नहीं देखते, बहुत बड़ी कहानी है, निबंध है, ठीक है। इसमें
चलिए, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच में बहुत काम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? चलिए, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने की आज़ादी हो जाती है वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। ईश्वर की दी हुई दिन का वह लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकृति का जादू वह जादू है जो प्रकृति के रूप से नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षक से हमें अपनी उस जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति की विविधता है अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पखुड़ियों की मखमलियों सतह बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकर करते बहते हुए झरने, कलीन की तरफ फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू माने जाते हैं। जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं क्या है? प्रकृति के जादू ही तो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कुछ खास तो नहीं है, कुछ खास तो नहीं है। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? चलिए, प्रकृति के चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उसके मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह जरूर रखती है जो उसके आसपास नहीं है, इसलिए ऐसा वह उनके मित्र हेलन ने जवाब दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर उसका उत्तर दीजिए। कहा गया है क्वेश्चन, हेलन और केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी? हम लोग कहानी पढ़े कि वो पेड़ के छाल को भी छूकर पहचान लेती थी कि किस चीज़ का पेड़ है। चलिए, इसको अच्छे से बताते हैं। हेलन केलर प्रकृति के अनेक चीज़ों को, जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पखुड़ियों की बनावट को छूकर वह संग कर पहचान लेती थी। कुछ ऐसा प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ था जिसे हेलन केलर छूकर बता देती कि यह क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्वेश्चन कहा गया है कि जबकि इस नियामती से जिंदगी को खुशियों से इंद्रधनुषी रूपी रंगों से हरा भरा कर सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? चलिए, हमारी आँखों अनमोल होती है। हमारी क्या है? आँखें हैं जो काफ़ी अनमोल है। संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है। जीवन के सभी रंग आँखों से ही है। अतः यह जिंदगी की वो बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? आँखों का होना बहुत जरूरी है। आँख रहेगा तो क्या है? हम सारी चीज़ों को अच्छे से, संसार की सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, खूबसूरती से पहचान सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है निबंध से आगे। क्वेश्चन है निबंध से आगे। बच्चों, क्वेश्चन पाठ से ही रहता है, लेकिन जो लोग पढ़े उससे कुछ अलग हट के रहता है। इसको अपने से सोच समझ कर आंसर देना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा की। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आज आप लोग अपने घरों से विद्यालय पढ़ने आए, तो रास्ते में क्या क्या देखा और सुना है, उसको बारीकी से अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है कि अपने रास्ते में क्या क्या देखा। चलिए, इसको हम अपने शब्दों में बताते हैं। बच्चों, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि यह आपके द्वारा घर से विद्यालय आते समय जो जो दिखे हैं रास्ते में उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। ये लोग हाथों में समाचार पत्र लिए और किसी गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चलता है दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वह दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद विद्यालय पहुंचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखी और कक्षा में पढ़कर सुना। क्वेश्चन कर रहा है, कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुना। एक टिप्पणी लिखना है हम लोगों को बच्चों कि जो कान से सुनने पर हमें कैसा फील होता है। ये बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हो, क्योंकि यह कहानी से आगे का क्वेश्चन है। क्या है? कविता और से आगे का क्वेश्चन है। चलिए, जो अनुमान से देखिए, कान से सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आँखों तो सब कुछ देखती है, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मुक्त फिल्मों की तरह देखते हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाते होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहा है तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो। तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो। कहा गया है क्वेश्चन में, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे दिखाई न देता हो, उससे कुछ ऐसे सवाल पूछना है कि आप जो कुछ किसी वस्तु को कैसे कैसे पहचानते हैं, सूंघकर, सूंघकर, चखकर, उसके बारे में कुछ हमको जानना है। चलिए, तो उनसे अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुभव लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। किसी भी चीज़ को चखकर वे क्या और कैसे अनुभव करते हैं। क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उनका नाम बता सकते हैं? यह कैसा संभव हो सकता है? क्या आप सूंघकर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है? सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ें का अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं? ऐसे जिस व्यक्ति को आँख से दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्ति तो छूकर ही और सूंघकर ही बता सकता है, उन्हें उतनी ईश्वरीय शक्ति होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हम अपनी पांचवी इंद्रिय में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे हम सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर अनुभव कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले सुनकर क्या क्या करते हैं, चखकर क्या क्या करते हैं, सूंघकर क्या करते हैं और छूकर क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। तो पहले सुनकर, जैसे कोयल का मधुर स्वर, कौवे का कर्कश आवाज़, माँ की नाराजगी भरी पुकार, जीत सुनकर गायक की पहचान कर सकते हैं। चलिए, चखकर, जैसे सेव, चलिए ठीक उसी प्रकार चखकर, जैसे सेव, आम की मिठास, अचार की खट्टापन, मिर्च की तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन को हम लोग चखकर बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सूंघकर क्या क्या बता सकते हैं? फूलों का गंध, पाक रहे भोजन की गंध, गैस का रिवास। छूकर बर्फ की ठंडक, आग, गर्मी की कपड़े के प्रकार बता सकते हैं। जैसे ताप, गर्म कपड़ा को भी छू सकते हैं, कपड़ा गर्म है या ठंडा है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाषा की बात से। क्वेश्चन क्या है? भाषा की बात। इसमें बताया गया है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। क्या क्या है? चिकना है, मुलायम है, खुदरा है, सख्त है, चिपचिपा है, भुरभुरा है। चलिए, चिकना में क्या क्या आता है उसको हम आपको बता रहे हैं। चिकना जैसे क्या होता है? चिकना में होता है तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। चलिए, मुलायम होता है रेशमी कपड़ा। खुदरा क्या क्या होता है? खुदरा में होता है लकड़ी का छाल, खुदरे होते हैं। सख्त होते हैं लोहे, पत्थर, ककड़ी। चिपचिपा होता है गोंद, भुरभुरा होता है रेत, भुरभुरा होता है। चलिए, अब क्वेश्चन है बेटा अनुमान और कल्पना से। बच्चों, इस क्वेश्चन अपने अनुमान से आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसको मैं अपने शब्दों में बता रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से लिखने की कोशिश करना बहुत अच्छा रहेगा। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। चलिए, अब कहा गया बेटा गली में क्या क्या चीज़ें हैं। गली में क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अनुमान से भी लिख सकते हैं। गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी है और साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली में एक और कुछ दुकानें हैं, दुकानें की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकानों की तरफ की मंजिल की बलकोनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिल और मोटरसाइकिल खड़ी है। एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है, जो हम लोग कहानी में पढ़े हैं ना। सिर्फ उस कहानी में क्या क्या मिला है कहानी की गली में, उसके बारे में हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे चर्चा करना था। तो इस कहानी को हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होगी? सुबह के वक्त हम लोग क्या सुनते हैं, दोपहर में क्या सुनते हैं, शाम के वक्त क्या सुनते हैं और रात में क्या सुनते हैं। हर मोहल्ले में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे क्या क्या सुनते हैं। चलिए, इसको अच्छे से आप सब बच्चों को अनुभव भी होगा कि हम लोग सुबह के समय क्या क्या सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियाँ, मंदिरों की लाउड स्पीकरों और स्कूटरों, ऑटो रिक्शा, दूध वाले, फेरी वाले की ध्वनि सुनाई देती होगी। सुबह सबसे पहले तो हम लोग आप लोग अपने शब्द में नहीं सकते, बच्चों के लिए बता ही दिए हैं कि सुबह के समय सबसे पहले जो मंदिरों की लाउड स्पीकर होती है बजना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, दोपहर के वक्त फेरे वाले, ठेले वाले, कबाड़ी वाले तथा स्कूल से वापस आते बच्चे की आवाज़ आती होगी। दोपहर के समय एक तरह से गाँव देहात में फेरे वाले और कबाड़ी वाले ही घूमते रहते हैं। आप लोग जो देखें, अगर आप बच्चे शहर से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ कुछ और देखते होइएगा, उसके बारे में लिख सकते हैं। शाम के समय, शाम के वक्त साइकिल की घंटियाँ, वाहनों की शोर, रेडियो पर बजते गाने, बच्चों को खेलने की आवाज़ें और लोगों की बातचीत की आवाज़ें भी आती होगी। चलिए, रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़ और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हम लोगों का गांव से बिलोंग करता है, तो हम लोग रात के समय तो अधिकतर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ही सुनते हैं। अगर आप लोग जो सुनते होइएगा उसके खुद से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट है चौकीदार के जगते रहो और पुलिस
गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती होगी, जो इस शहर वाले बच्चों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समय में एक गली कैसी बदलती होगी? अलग अलग समय में एक गली कैसी बदलती होगी? जैसे चलिए, अलग अलग समय में गली तो वहीं रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय हलचल रहती होगी तथा दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये तारे गलियों को कहाँ कहाँ जोड़ती होगी? ये जो गली के तारे होते हैं और ये कहाँ कहाँ जोड़ती है, किससे जोड़ती है? सबसे पहले तारे तो किससे जोड़ती है? ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती है। चलिए, बिजली की तारे गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्यतः दूरभाष बक्से से जुड़ी होती होगी। केबल की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट है। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? तो इस कहानी में साइकिल वाला घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा, या साइकिल वाला कार्यालय से होकर ऑफिस जा रहा होगा। चलिए इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 11 समाप्त हुआ बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे, ठीक भी होंगे और बहुत ठीक होंगे। चलिए आज क्लास 6 के हिंदी देख रहे हैं, पसंद हिंदी है। कुछ पाठ 12 है। पाठ का नाम है संसार और पुस्तक। पाठ का क्या नाम है? संसार और संसार पुस्तक है। संसार क्या है? पुस्तक है। संसार है पुस्तक। चलिए बच्चों, इस कहानी की हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और आप बच्चों इस अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? धीरे धीरे करके देखकर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा? चलिए बहुत छोटा सा आंसर है बच्चों। लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हंडियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई जो चीज़ है क्या है? प्रकृति के अक्षर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, लाखों करोड़ वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? हम लोग इस कहानी में ही पढ़ चुके हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम बताएं। क्वेश्चन है कि जो दुनिया का पुराना हाल हम किन चीज़ों से जानते हैं? कुछ चीज़ों के नाम को जानना है। चलिए, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, नदियों, समुद्र, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों और पत्तलों से के टुकड़े से जाना जाता है। जो पुरानी यादें तो सबसे पहले पहाड़ और नदियों से ही जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गोल चमकीला रोरा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोरा अपनी क्या कहानी बताता है? चलिए इसको बहुत छोटा आंसर है। जैसे गोल पहले रोरा कैसे था, कहाँ से आया, क्या बना? वो पहाड़ से टूटा हुआ एक था, वो पानी के जरिए बढ़कर कैसे कैसे उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चीज़ उसको अच्छे से बताते हैं। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोरा पहले ऐसा नहीं था। वो पहले वह चट्टान का एक टूटा हुआ नुकीला खुरदार टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोन पिघलकर गोल और चमकदार बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गोल चमकीले रोरो को यदि दरिया और आगे से जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखे। कह रहा है, गोल चमकीले रोरे को यदि दरिया और आगे से जाता तो क्या होता? चलिए सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। कहानी में बच्चों इस कहानी में अच्छे से इसको पढ़े भी हैं। चलिए, गोल चमकीले रोरो को अगर दरिया और आगे से जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनते हैं। लोग उस रेतों को विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, गोल चमकीले रोरे यदि दरिया के आगे से जाता तो क्या होता? तो वो क्या होते? दरिया पानी के बहाव के कारण वे छोटे से कण में बदल जाते और वे बालू का रूप ले लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संदेश दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखें। चलिए बच्चों, इसे हम अच्छे से जानते हैं कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संदेश दिया है कि दुनिया कैसी शुरू हुई होगी। चलिए, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था और ना जानवर। करोड़ों वर्ष में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर
मनुष्य, इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पाठ से आगे की। क्वेश्चन है बच्चों पाठ से, पात्र से आगे जो कहानी है उसमें जो पात्र रहे उनसे आगे की कहानी है, ठीक है। जो गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने क्या किनको बताई थी, अपनी पुत्री को बताई थी। चलिए अब नेहरू जी के द्वारा बताई गई कहानी में लगभग, चलिए पत्र से आगे जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है, तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानियाँ प्रचलित है? दुनिया के विकास के लिए हर जगह हर तरह की कहानियाँ से प्रचलित है, अगर तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानियाँ से प्रचलित है। चलिए बच्चों बुक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही एक अंग था, अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई, फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की है, उसी ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों है? बच्चे आपका भी पसंदीदा बुक कुछ और हो सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप अपने शब्दों में दे सकते हैं, जैसे हम अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं। हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो स्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर बच्चे आपको इसके सिवा और कोई बुक पसंदीदा हो तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मंसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? मंसूरी जो शहर है और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? चलिए मंसूरी उत्तराखंड के प्रांत है। बच्चों आप जानते हैं कि मंसूरी उत्तराखंड का है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी, उससे युग के पत्थर का और क्या क्या उपयोग होता था? चलिए आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार एवं औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में इसका प्रयोग करते थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अनुमान और कल्पना से। चलिए हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी से हो सकती है, इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। बच्चों इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपने रोचक के अनुसार आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। जिस प्रकार रसगुल्ला बनाने से पहले रसगुल्ला दूध था, दूध से छेना बना, छेना से गोला किया गया, फिर उसे चीनी की चाशनी में डाला गया और उसे रसगुल्ला का रूप दिया गया, ठीक इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। जैसे रोटी की कहानी, जैसे हम आप लोगों को रोटी की कहानी बताते हैं। रोटी पहले क्या था? आटा, गेहूँ था, उसे क्या किए हम लोग मिल में पीसा गया तो अब आटा का रूप ले लिया। आटा के बाद फिर उसे क्या किया? पानी डाले, लोइया बनाया, उसे रोटी का आकार दे दिया गया। चलिए इसको हम लोग अच्छे से बताते हैं। मैं हूँ रोटी, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूँ के रूप में बोया गया, फिर पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझे अनाज की बालियाँ लगी, बालियाँ को पकने पर काट दिया गया, साफ सफाई करके मेरा नाम गेहूँ पड़ गया। मुझे दुकानदारों को बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया, मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदकर घर से जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूँथा गया, फिर गोला बनाया गया, बेल कर मुझे तवे पर या किसी तंदूर में सेका, उसके बाद मैं फूल कर कुब्बा हो गई और फिर यह मेरा नाम और रोटी पड़ गया। चलिए बच्चों ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा, चमकीला रो रहा है। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा है, इला प्रत्यय है, जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में से यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इसके साथ युक्त संज्ञा लिखें। चलिए इसमें क्या दिया गया? पत्थर, तो पत्थर क्या बना सकते हैं? पथरीला, कांटा को कटरीला। चलिए इसको हम अच्छे से आपको देते हैं। नीचे के पत्थर से क्या? पथरीला रास्ता हो गया, कटा हो गया, कटरीला पौधा हो गया, रस हो गया, रसीला आम हो गया, जहर हो गया, जहरीला सांप हो गया। चलिए बेटा इसको आपको विशेषण ही बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो।
यह वाक्य दो वाक्यों को मिलकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इसे योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए ये अव्यय एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखें। इन शब्दों को तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि। चलिए। कृपान फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जलंधर। सब्जियाँ काट कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना ले। यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो यह बात न कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 12 समाप्त हुआ, 12 समाप्त हुआ। संसार पुस्तक है। संसार क्या है? पुस्तक है। चलिए बच्चों, हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है, कि आगे चल के आप लोगों को काम दे। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सब बहुत ठीक होंगे। आज फिर से क्लास 6 का हिंदी, जो हिंदी है बसंत, हिंदी भाग 1 पाठ 13 की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। पाठ का क्या नाम है? मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में माँ के दुलार और प्यार पाने के लिए कवि सुमित्रानंद पत जी हमेशा छोटी रहना ही पसंद करती है, ताकि हम छोटे रहेंगे तो क्या होगा, माँ का लाड़ प्यार मिलता रहेगा। चलिए, उस पर ही पूरा कहानी का आंसर बनेगा। चलिए बच्चों, हम लोग तो अब आज पाठ 13 की ओर चलते हैं। पाठ 13 की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। चलिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस कविता में माँ की लाड़ और प्यार पाने के लिए ही छोटा रहना पसंद करती है। चलिए, इस कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों कही गई है? चलिए, इसका आंसर आप बताते हैं बच्चों। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलते रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ के साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे और माँ के द्वारा परियों की कहानी सुनने को मिलते रहे। इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करते हो? हाँ, चलिए इसको जानते हैं। इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती है जिससे कि वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती है। इसलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बनने रहना पसंद करूँगी। इस कविता में बच्चा हमेशा छोटा रहना ही पसंद करता है क्योंकि उसे माँ का लाड़ प्यार हमेशा चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 बताया गया है, आज स्पष्ट करना है, ठीक है। हाथ पर कर कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका माँ से छूट जाता है। जिस तरह से छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसे तब नहीं करती है। वह हमेशा माँ के साथ चाहती है, इसलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अपने छूटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? चलिए, अपने छूटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीक की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? चलिए, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। माँ की गोद में सोना और परियों की कहानी सुनना, उनकी आंचल पकड़कर चलना, उनके हाथों का खाना खाना तथा उनके हाथों सजाना संवारना आदि कविता में नज़दीकिया की स्थितियाँ बताई गई है। जैसे छोटे रहने पे माँ क्या करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने गोद में सुलाते हैं और अपने हाथों से बच्चों को संवारते हैं, सजाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं कविता से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बच्चों, कविता से आगे है। चलिए, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हैं कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है। माने बच्चों, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को खुद से लिख सकते हो। चलिए, फिर भी हम आप लोगों को अपने शब्दों में बता दे रहे हैं। बच्चे कोशिश करना कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिखें, क्योंकि कविता से आगे का भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में माँ का प्यार के बारे में वर्णन किया गया। चलिए, हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। वो हमें कभी भी अपने से अलग नहीं होने देती। वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। वो हमें हमेशा प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों नहलाती धुलाती और तैयार कराती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है, धूल आदि पोंछकर हमें सजाती संवारती है। वह हमें परियों की कहानी सुनाती है,
मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य करते हुए पढ़ाती भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छालती है? यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छालती है? छालती मतलब छोड़ती है। बड़े हो जाने के बाद माँ उस बच्चे को छोड़ती है। चलिए, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उनका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे न तो नहलाती है, ना धुलाती है और ना अपने हाथों से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब वह बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छालती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कहानी से कविता से आगे है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इससे कविता में माँ अपने बच्ची या बच्चे के लिए करते हैं। चलिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है। जैसे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप तो खुद से भी लिख सकते हैं कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या कही है, क्या क्या सिखाती है, लेकिन इस कविता के माध्यम से क्या क्या सिखाया गया उसको लिखना है। चलिए, माँ अपने बच्चों को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती है, संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानी सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। चलिए, अब क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का अनुमान और कल्पना से। कहाँ से बनेगा? अनुमान और कल्पना से। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हैं अनुमान के माध्यम से। चलिए फिर भी इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। चलिए, बच्चे को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने के लिए जिद करते हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात करी है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात सुबह की शीतल लगती है जो आंखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्रण तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी? कल्पना करे, एक कहानी बनाओ। चलिए, इस कहानी को खुद से बनाना है और अपने से बच्चे आप लोग खुद से इसे बना भी सकते हैं। चलिए, जैसे कि वो बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में बैठकर शयनगार में और छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल उससे माँ से पूछने होते होंगे। माँ तुम क्या क्या कर रही हो? माँ तुम क्या बना रही हो? माँ यह क्या है? माँ यह कैसे है? रसोई में जाकर माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी। बैठक पर जाकर वह कहती होगी कि वह टीवी चलाएगी। शयनगार में वह गेंद और बिस्तर पर चढ़ जाती होगी और चादर समेट देती होगी। घर भर में उसे खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। छत पर जाकर वह दूर कहीं पतंग उड़ाते देखे माँ से उसे लाने की जिद करती होगी। रात में जब तक नहीं सोती होगी तब तक माँ को उसके पास लेटे रहने, उसे परियों की कहानी सुनाई। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने ही उलझन में रखती होगी। चलिए बच्चों, इस कहानी में, इस कविता में बच्चे अपनी माँ को किस प्रकार जिद करती है, किस प्रकार परेशान करते हैं, उसी के बारे में हम लोग को जानना था। चलिए, अब हम लोग अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौके पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है। जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन। इस अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोचो और लिखें। चलिए, माँ अपना एक दिन प्रातः काल उठकर रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वो प्रायः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है तथा कपड़े धोती है, फिर शाम तक खाना बनाती है। कुछ विशेष मौके पर मेहमानों के आने जाने पर उनके लिए भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमानों के विश्राम का भी प्रबंध करना पड़ता है। इस प्रकार किसी भी बीमारी होने पर पहली प्राथमिकता उससे बीमारी सदस्य की देखरेख पर ध्यान देती है। त्यौहार के दिनों में भी त्यौहार की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा एवं विशेष भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ को दिनचर्या परिवर्तन आता है। चलिए, इसके साथ हम लोग का अनुमान और कल्पना का भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। पाठ 13 समाप्त हुआ। मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में बच्चे हमेशा छोटा रहना ही पसंद करता है। बच्चे को चाहिए कि माँ का लाड दुलार और प्यार हमेशा चाहिए। चलिए, इसके साथ फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डे